खुद को दोहराती रहती है। वक्त उससे भी बड़ा जालिम है जो कभी रुकता नहीं और हर पल बदलता रहता है। लेकिन जो लोग बदलते वक्त के साथ खुद को तब्दील कर लेते हैं वो कामयाब रहते हैं, और जो खुद को तब्दील नहीं करते वो नाकामी से दो चार हो जाते हैं। कल जो एक पेज पर थे आज एक पेज पर नज़र नहीं आते, और कल जो जेलों में थे, जो वक्त की चक्की में पिस रहे थे, वो आज एक पेज पर होने की खुशियां मना रहे। तो पाकिस्तान के सियासी हालात में, बल्कि दुनिया के हालात में इस तरह की ऊंच नीच और गर्दिश अयाम का सफ़र हम और आप एक अरसे से देखते हैं। 1997 में एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। उन्होंने इकनॉमिक प्लान बनाया, उनकी फ़ौज, उनकी पुलिस और उनके सरकारी मुलाजमीन ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें कटाई। आज उसी तबाह हाल मकरूज़ साउथ कोरिया के फॉरेन रिज़र्व 455 बिलियन डॉलर हैं। ये उस वक्त की बात है जब 97 में साउथ कोरिया IMF के हाथों या IMF के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने सादगी को अपना कौमी झंडा बनाया, अपने गोल्ड रिज़र्व बढ़ाए, और लाखों ख़वातीन यानी कोरियन ख़वातीन जो थी उन्होंने अपने ज़ेवरात कोरियन सेंट्रल बैंक में रखवाए, यानी सोना जमा करा दिया। तो उसके फ़ौरन उसके जो रिज़र्व थे वो बढ़ गए। तो ये एक तवील दे सफ़र काटने के बाद वो कौम आज अपने पाँव पर खड़ी है। तो इसने ये साबित किया कि IMF एक जहर कातिल है, इससे हर सूरत जान छुड़ाना होगी। इसकी जद में बहुत से मुल्क आकर तबाह हो चुके हैं। श्रीलंका की मिसाल सबके सामने है और पाकिस्तान पर इसके साए मंडला रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी और सादगी को एक अरसे से अपनाने की बातें की जा रही हैं। हाँ साहब, जब 2018 में इक़्तिदार में आए थे तो उनका पहला नारा भी ऑस्टेरिटी रजीम था, यानी उन्होंने भी सादगी का नारा लगाया। लेकिन वो अपने 3-3.5 साल दौरे इक़्तिदार में उन्होंने इसकी कई बुरी मिसालें पेश की। हत्ता कि उनका अपना सूबा जिसमें वो गुज़श्ता 9 साल से हुकूमत कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, वो भी बैरूनी कर्ज़ों की जद में आ चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज़ जो 2013 में 97 अरब था वो अब 887 अरब हो चुका है। चंद सालों में उन्होंने 791 अरब का कर्ज़ लिया। तो सादगी की ये मिसाल जो वो देते थे लोगों को, उस पर ख़ुद कारबंद ना रह सके। तो आज हालत ये कि मुल्क को वो दिवालियापन के करीब पहुँचा चुके हैं। और पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर है जिसके बायस पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और लोग परेशानी से दो चार हैं। कोई भी सियासी जमात जो इन हालात में सख्त फैसले लेगी वो अनपॉपुलर होगी। तो खबर यह है कि पेट्रोलियम प्राइस में इजाफे के बाद मौजूदा हुकूमत ने भी मुआशी एमरजेंसी लगाने का फ़ैसला किया है और वफाकी काबीना के अरकान और सरकारी मुलाजमीन को उनका पेट्रोल का कोटा कम करने का फ़ैसला किया है। बहुत से सूबों ने ये काम कर दिया है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर पहल कर दी है। सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन का तकरीबन 40% कोटा कम कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल के इस्तेमाल में तकरीबन 35% कटौती की गई है। लेकिन ये कटौती काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं और इस कटौती का मकसद ये है कि लोगों को कम से कम ये इत्मीनान हो कि जो मईशत है या जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है उसका बोझ सिर्फ उन पर नहीं पड़ रहा बल्कि वो माशरे के हर तबके पर पड़ रहा है। 2013 में भी जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी जो पेट्रोल की कीमत थी वो 114 रुपये लीटर थी और 2016 तक वो इस कीमत को 63 रुपये लीटर तक ले आए थे। तो दुनिया भर में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम होती रहती हैं, ज़्यादा होती रहती है। तो पाकिस्तान में भी मौजूदा हुकूमत अब सादगी मुहिम को अपनाने के लिए तैयार है। तो आज शहबाज शरीफ इस हवाले से अपना प्लान देंगे कि हुकूमत इस मामले में क्या करने जा रही है और कौन से अहम कदम उठाने जा रही है, जिससे मुआशरे के हर तबके को ये एहसास होगा कि ये जो मुआशी मामलात हैं, ये जो मुआशी मुश्किल है, इसमें से उनको मिलकर निकलना है और वो अकेले नहीं है। ख़ासकर मुआशरे के सबसे कमज़ोर और गरीब तबके को इस बात की तसल्ली या इस बात का इत्मीनान रहेगा कि जो फ़ैसले हो रहे हैं अगर उन फैसलों का तल्लुक उनके मुआशी हालात में पड़ रहा है तो इसका असर सब हर तबके में पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसको देखें तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। गो तमाम मुलाजमीन का जो सरकारी मुलाजमीन उनकी मराहत और कटौतियाँ ऑफ़ कर दी जाएँ, यानी वापस ले ली जाएँ
तब भी हुकूमत इतने पैसे नहीं बचा सकती कि पेट्रोल की कीमत को वो इतना कम कर दे जिससे आम आदमी को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और आम आदमी की जेब उसकी अहल हो सके। लेकिन अब चूँकि पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक IMF के साथ मुआहदे के साथ है, तो आप जितनी मर्ज़ी कटौतियाँ कर लें उससे पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी। लेकिन मुआशरे के हर तबके में ये एहसास पैदा हो सकता है कि ये काम उनके लिए किया गया। तो बहुत से लोगों ने इस मामले में पहल कर दी है। जस्टिस जया अफरीदी ने भी अपना पेट्रोल का कोटा विड्रॉ कर दिया है और ज़रा ये कहते हैं कि जजों को जो हर महीने पेट्रोल मिलता है वो तकरीबन 1100 लीटर मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये मालूमात जो है वो मेरी ज़ाती नहीं है, ये मालूमात मैंने रिसर्च की बुनियाद पे ये जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है उनके मुताबिक हर जज को तकरीबन 1150 लीटर पेट्रोल मिलता है, जिसमें 500 लीटर उनकी गाड़ी को और 675 लीटर उनके जनरेटर के लिए मिलता है। क्योंकि लोड शेडिंग रही है तो शायद जनरेटर के लिए भी उनको पेट्रोल इजाफी दिया जाता है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के बारे में तो ये कन्फर्म है कि जो वफाकी मुलाजमीन है, ग्रेड 22 के अफसर को माहाना 360 और ग्रेड 21 के अफसर को 280 और ग्रेड 20 के अफसर को 180 लीटर पेट्रोल मिलता है माहाना। यानी वफाकी सरकारी मुलाजमीन जो इस्लामाबाद में काम करते हैं उनका जो दायरा कार है, अगर वो मूवमेंट करें अपनी, तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पेट्रोल मिलना ये वैसे ही अनजस्टिफाइड है और अब हुकूमत उसको विड्रॉ करने जा रही है। 100% भी कटौती हो सकती है या कम अज़ कम 50% उनका कोटा वापस लिया जा सकता है। तो ये सारे इकदाम जो है वो हुकूमत इसलिए कर रही है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस शो कर सके और वो बता सके कि जो मुआशी फैसले उन्हें करने पड़ रहे हैं वो उनके पैदा करदा नहीं है। ये मसाइल उनको पिछली हुकूमत से विरसे में मिले हैं। उन्होंने IMF के साथ पिछली हुकूमत का मुआहिदा भी जो है वो पब्लिक कर दिया है। दानियाल अजीज़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुआहिदा सामने रख दिया, जिसके मुताबिक हुकूमत को पेट्रोल कीमतों में बतदरीज इजाफा करना था और अगर इजाफा ना करती तो उसकी किस्त रोक दी जाती। और यही वजह थी कि पिछली हुकूमत ने जब पेट्रोल कीमतों में इजाफा नहीं किया तो उनका जो कर्ज़ का मुआहिदा था वो सस्पेंड कर दिया गया, वो किस्त रोक दी गई। अब मौजूदा हुकूमत जो कि विरसे में मिलने वाले बहरान को दूर करने की कोशिश कर रही है और सख्त सियासी फैसले कर रही है। यानी उस सियासी जमात को जिसको पता है कि अगर वो महंगाई करेगी वो आवाम के अंदर अनपॉपुलर होगी, इसके बावजूद वो ये फैसले इसलिए कर रही है कि उन्हें पता है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत के फ़ैसलों को आप कितनी भी बुरी नज़र से देखें, लेकिन इसका ज़िम्मेदार उन्हें नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसको अपोजिशन पूरी तरह कैश कर रही है। खासब इसके ऊपर पूरे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और खासब कहते हैं कि जब मेरी हुकूमत थी तो मैंने तो IMF के आगे मैं डट गया था और मैंने कोई कीमतों में इजाफा नहीं किया, ना बिजली कीमत में इजाफा किया, ना किसी और। तो ये सबको पता है कि वो किस कदर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में अशिया की कीमतों में 10 टाइम इजाफा हुआ, कई गुना कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन जब वो हुकूमत छोड़ कर गए हैं तो उनके बहुत से फ़ैसले मौजूदा हुकूमत के लिए, उसकी कंटिन्यूशन के लिए उनको इसमें प्रॉब्लम आई है। लेकिन सियासी मामलात को देखें तो वहाँ कुछ और ही चल रहा है। हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली है। उनको जो पुलिस दी गई थी वो भी इसी ऑस्टेरिटी के चक्कर में वापस ली गई कि वो फालतू अखराजात जो कि वो किसी भी शख्सियत की हिफाजत पर खर्च करें। ख़ास सबको वैसे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, उनके पास गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी है। तो उनको फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो पुलिस दी हुई थी या सरकारी मुलाजमत दिए हुए थे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो इस पर तहरीक इंसाफ के लोग ये शिकवा कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अब खासब को चूँकि ये गिरफ्तार करना चाहते हैं इसलिए उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है और खासब की जान को ख़तरा है। हालांकि खासब पिछले कई दिनों से आवाम के अंदर बिला रोक टोक जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर लिया। बिल्कुल उसी तरह जब पीपल पार्टी की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जब उनकी ख़त्म हुई थी तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद को सिंध तक महदूद कर लिया था। तो खासब भी लगता यूँ है कि अगले इलेक्शन में वो खैबर पख्तूनख्वा के काम क्लियर होंगे, लेकिन वफाक के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं होगी। खासब की जो सियासत का ये आलम है कि उनके गलत फ़ैसलों की वजह से आज उनकी जमात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो गई है और लॉन्ग मार्च की नाकामी का जो फॉल बैक आया उसमें पंजाब में जो उनके PTI के सदर थे शफकत महमूद, उनको वैसे उन्होंने हटा दिया था लेकिन उन्होंने बाकायदा रिज़ाइन कर दिया है
क्योंकि उनको बता दिया गया था कि पंजाब से चूँकि पीटीआई के लोग नहीं निकले और तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने में नाकाम रही है, तो इसका मलबा उनकी जो पार्टी के हेड थे, पार्टी के प्रेसिडेंट थे पंजाब के शफकत महमूद, ये उनके ऊपर डाला गया और उनको फारिग कर दिया गया। तो वो लॉन्ग मार्च की भेंट चढ़ गए हैं। तो खान साहब ने एक खिताब भी किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपने आप को यानी पहले वो कहते थे मुझे अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन अब उन्होंने इस साजिश का इल्ज़ाम भारत और इसराइल पर भी लगा दिया। उन्होंने कहा ये तीनों मुल्क जो है ये वो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये जो मुझे हटाया गया है ये उसी साजिश का हिस्सा है। तो खान साहब ने कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमेरिका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की है। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और टूटे। बोनेर में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वकीलों ने मशवरा दिया कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। तो मैंने पहले कहा था कि खान साहब का लॉन्ग मार्च अब टाइम फिश हो गया, अब वो लॉन्ग मार्च करने की पोजीशन में नहीं है। वो एक बार तो अपने कार्ड शो कर चुके हैं, तो अब दोबारा लोगों को इकट्ठा करना और लॉन्ग मार्च करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। मुमकिन है कि वो कुछ अरसे बाद इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए दोबारा लोगों को गैदर करना और वो मोमेंटम बिल्ड करना वो नहीं है। तो खान साहब जो कहते थे मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे वज़ीर अच्छे नहीं मिले, मुझे फ़लाना चीज़ अच्छी नहीं मिले, मुझे हुकूमत है वो भी अच्छी नहीं मिली, अब वो कह रहे हैं कि उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो कि इस 25 मई को जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था उसकी तहकीकात के लिए बनाएगी, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट देना है कि खान साहब ने क्या अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, क्या उनके जो लोग थे यानी जो उन्होंने ISI और IB की ड्यूटी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है जो बताएगी कि 25 मार्च को खान साहब जब इस्लामाबाद में पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस हवाले से फैसला दिया था तो उस वक़्त का स्टेटस क्या है। पुलिस ने उन्हें कहाँ रोका, कहाँ तशद्दुद हुआ, और एक्चुअली जो वाक़ई की फैक्चुअल रिपोर्ट है उस कमेटी ने देनी है। तो खान साहब ने उस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वो कहते हैं जी वो तो कमेटी सरकारी मुलाजमीन है, तो यानी उनको उस पर भी एतबार नहीं है। अब वो कहते हैं सिविल लोगों को मिलाएं, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी वो एतबार नहीं कर रहे। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने अपने छाने में रखा हुआ है, और अब वो कहते हैं मुझे अमेरिका, इसराइल और भारत तीनों ने मिलकर निकाला है, और कभी वो कहते हैं मुझे अपोजिशन ने मिलकर, यानी जो उस वक्त की अपोजिशन थी PDM, उन्होंने साजिश करके निकाला है, तहरीक अदम एतमाद करके निकाला है। तो खान साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़ी स्कैटर्ड सी है। एक उन्होंने एज्यूम कर लिया कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। मैंने कल भी बताया था कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो जलसों में कह रहे जी मुझ पर जो है गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है और मुकदमा चलाने की बात हो रही है। क्या ये लोग मेरे पे मुकदमा चलाएंगे और मुझे गद्दारी का मुकदमा करके रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है। तो एक तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने से उनको रास्ते से कोई हटा नहीं सकता, और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए हुकूमत अभी तैयार नहीं है। मैंने कहा था कि उनको, मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि उनको इग्नोर मोड पे लगा दिया गया, उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो जो बातें जिन इदारों के हवाले से कर रहे हैं, इदारे तो उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब उनकी जो असल तकलीफ़ है वो तकलीफ़ जो मैंने शुरू में कही कि कल जो लोग जेल में थे वो आज इक़्तिदार में है, और जो कल इक़्तिदार में थे वो आज रांदा दरगाह हुए हैं। यानी कल खान साहब जाते थे आर्मी चीफ के साथ मिल के या आर्मी स्टाफ कॉलेज कोयटा, तो उनको सलूट पढ़ते थे। आज शहबाज शरीफ उनकी जगह पे खड़े हैं, जिनको खान साहब कहते हैं कि वो मुजरिम है या जुर्म कर चुके हैं। तो अब फ़ौज के साथ हुकूमत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अगर आप देखें कोयटा स्टाफ कॉलेज की तस्वीरें, तो उससे नज़र आता है कि हुकूमत अपने पाँव पक्के कर चुकी है। खा उसने सख्त फैसलों से किए हैं, खा उन्होंने अपनी हिकमत अमली से उनको गिरविदा किया है, या फिर फ़ौज को ये समझ आ गई है कि उनको जो पट्टियाँ पढ़ाई जाती थी पिछले 3-4 साल से, खान साहब या उनके वो जो सो कॉल्ड दानिश्वर थे जो निजी महफिलों में फ़ौज को बताते थे कि बड़े करप्ट हैं, हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है, जब उन्हें हुकूमत मिली तो उनके पास से कोई सबूत नहीं निकला, वो कुछ नहीं कर सके और सारी झूठ के पुलंदा था। ये बात फ़ौज को समझ में आ गई, वरना फ़ौज किसी करप्ट आदमी को अपने साथ नहीं लगाती। और जब उन्हें पता चल जाए कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है, ये करप्शन करते हैं, तो फिर फ़ौज उससे डिस्कस करती है। खासकर मुल्क की जो सरबराही है उसके ऊपर फ़ौज कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। इसीलिए शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की जो रिपोर्ट है तरक्की और वो करने का, वो इख्तियार दे दिया है ISI को। तो जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक ISI को तमाम सरकारी अफसरान की भर्ती, अहम तकर्रियों और प्रमोशन के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा दिया गया है। यानी पाकिस्तान में कोई पब्लिक सर्वेंट उस वक्त बनेगा जब उसको ISI क्लियर करेगी।
हालांकि आईएसआई का काम ये नहीं है और लोग ये समझते हैं कि ये शायद हुकूमत ने थोड़ा ज़्यादा उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे पब्लिक सर्वेंट जो कि हुकूमत के मातहत होते हैं, अब वो आईएसआई अगर उन्हें क्लियर करेगी तो वो हकीकत में तो फिर वो आईएसआई के साथ चलेंगे, तो सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर एक सवाल उठेगा। यानी पाकिस्तान में कोई पब्लिक सर्वेंट उसी वक्त बनेगा जब उसको आईएसआई क्लियर करेगी। तो चले, पेट्रोल वाला बम तो आईएमएफ की वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी अब आईएसआई के मतहत रहेगी, ये हुकूमत ने सोच समझ कर फैसला किया या हुकूमत ने ख़ुद को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए फ़ैसला किया? यानी मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने आप को इल्ज़ामात से बचाने के लिए ये काम किया है। शायद ये किसी उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है कि अब जो हुकूमत में लोग बैठेंगे या जो सरकारी मुलाजमीन होंगे उनको आईएसआई से क्लियरेंस लेना होगी ताकि उनके ऊपर करप्शन का कोई वो ना हो सके। लेकिन अगर खास साहब का दौरे हुकूमत हम देखें तो उसमें तो जितने लोग थे, मुशीर, वज़ीर ख़जाना और इस तरह के लोग, उनके बारे में ये गुमान किया जाता था कि ये उन्हीं के दिए हुए हैं, यानी उन्हीं लोगों को उन्हीं के रिकमेंडेड हैं। और फिर उनमें से बहुत से लोग फिर हमने देखा कि जिनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। अब ये सारा ज़ुम्मा ले लिए, यानी अगर आज के बाद कोई इस तरह की चीज़ होगी तो फिर वो करेंगे। एक तरफ आईएसआई सिविल मुलाजमीन के ऊपर यानी उनकी हो गई है, उनको वो टेक केयर करेगी, उनकी मॉनिटरिंग करेगी या उनकी क्लियरेंस बड़ी लाजमी है। यानी ये सिर्फ स्क्रीनिंग और जांच पर पड़ताल का ही काम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे भी आगे का काम है कि वो बाकायदा आईएसआई के लोग ब्यूरोक्रेसी को उनकी स्पाइंग करेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। लेकिन ये काम किस लिए किया गया मुझे नहीं पता कि ये सिविल सुप्रीमेसी और फ़ौज की, फिर तो ये सिविल मार्शल लॉ की तरह की एक चीज़ होगी ना। यानी लोग समझेंगे कि फिर ये शायद उसी तरह काम है जिस तरह खास साहब ने, तो ये कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत खुद को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो उनके ऊपर एलिगेशन थे उनके ऊपर अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हर वो काम कर रही है। एक उन्होंने वो सख्त फैसले कर लिए जो कि ख्वाहिश थी कि किए जाए, और दूसरा उन्होंने ये कर दिया। तीसरा, अदालतें भी इस काम में पीछे नहीं है, अदालतें भी अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज कर रही हैं। उन्होंने शरीफ फैमिली के सारे मुकदमात का रिकॉर्ड अदालतों ने अपने पास रख लिया है और बहुत सारे केसेस के ऊपर, जैसे FIA का जो मामला है उस पर आज खुद नोटिस लिया गया जी। ये तो खास साहब ने मुतालबा वैसे किया था कि जी शरीफ फैमिली अपने FIA से मुकदमात विड्रॉ कर रही है और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लोग लगा रही है, तो इस पर आज खुद नोटिस लिया गया था। फिर एक और मामला था जिसमें ECL को में से लोगों के नाम निकाले गए थे। सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो चेयरमैन नैब की तकरीर पर भी नज़र रखे हुए हैं, यानी बंदा होते वो आएगा जिनको अदालतें ओके करेंगी, अगर वो नहीं करेंगी अदालतें ओके तो फिर वो नहीं बंदा लगेगा। जबकि नैब के चेयरमैन की तकरीर भी ये हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करती है और ये उनका इस्तेहकाक है। अब ये अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो मुझे लगता है कि ये एक ट्राई का टाइप हुकूमत है, जिसमें हुकूमत भी है, जिसमें सियासतदान है, जिसमें अदलिया के लोग भी हैं, अदालतें हैं, जिसमें अब फ़ौज के भी कुछ लोग आ गए हैं या फ़ौज भी इस मामले में, यानी ये पूरे सब ने मिलकर फैसला किया कि इस मुल्क को चलाएंगे। और ये कोई नया पैकेज है जिसके तहत अगले हम देख रहे हैं हुकूमत काम करेगी और इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेगी। क्राइसिस से निकालना ज़रूरी है, लेकिन जो जमहूरी नॉर्म्स है या जमहूरी कदरें हैं उनको भी मलहूज़ राहत रखना ज़रूरी है। वो जो जमातें जमहूरियत के लिए जदोजहद करती रही हैं, अगर वो अपने उस मिशन से हटेंगी तो फिर उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और उनका ख्याल है कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अगर वो सिविल सुप्रीमेसी के बरक्स फैसले करेंगे तो फिर इन पर क्वेश्चन मार्क आएगा। मैं किसी की नीयत में शुबा नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई आईएसआई की नीयत में शुबा नहीं है, मुझे किसी और पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये इनका जो दायरा कार है, यानी हर एक का अपना एक रोल होता है। हुकूमत का एक अपना रोल होता है, फ़ौज का एक अपना किरदार है, अदालतों का एक अपना एक दायरा इख्तियार है। लेकिन अगर अपने दायरा इख्तियार से ज़्यादा कुछ होगा तो फिर वो ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगी। यही बात अब यानी ज़ाहिर करती है कि हुकूमत और फ़ौज और अदलिया, ये कहीं ना कहीं, अगर अदलिया नहीं है तो हुकूमत और फ़ौज तो एक पेज पे आ चुकी है और अदलिया उस पेज पर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी वो
थोड़ा सा दबाव में भी हैं, क्योंकि खान साहब ने उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, बहुत सी चीज़ें वो उनके ऊपर लाए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ECL जो मैंने बताया उसके ऊपर इतराज़ात ख़त्म करने और तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। कोर्ट ने हुकूमत को ECL जो मैंने बताया उसके ऊपर इतराज़ात ख़त्म करने और तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। यानी उन्होंने कहा कि आप इस सबको आप लीगली करें, और ऐसे मुलज़म का नाम भी लिस्ट में निकाल दिया गया जिनका नाम अदालत उज़्मा ने शामिल कराया था। सुप्रीम कोर्ट को ये कि हमने जिनका नाम ECL में डलवाया था वो आपने कैसे निकाल दिया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ECL में चेयरमैन नैब की हिदायत पर शामिल किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब नैब सोच समझ कर नाम डलवाता है। नैब का हर केस ही करप्शन का केस होता है, और लेकिन नैब हर मुलज़म का नाम ECL में शामिल नहीं कराता। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के मुताबिक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं। तो इसलिए यानी ये बड़ी बहस हुई इसके ऊपर कि ECL में से किसका नाम होना चाहिए था, और ECL के में से नाम निकालने के लिए जो लोग बैठे नाम निकालने के लिए वो खुद इसमें यानी इनका नाम था, जैसे साद रफ़ीक या कोई और मुफ्ता इस्माइल, वो खुद मुल्ज़मान रहे हैं। तो इतराज़ ये था कि जी इन्होंने खुद ही बैठ के खुद ही नाम निकाल लिए। तो ये आज खुद नोटिस है जिसकी अगली समाअत 14 जून तक होनी है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम चेयरमैन नैब की तैनाती पर नज़र रखे हुए कोई नेक नाम शख्स को लगाया जाए। तो मेरा ख्याल है उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप ही को नाम दे दें। और अब मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई चेयरमैन नैब लगेगा तो वो फिर अदलिया से ही आएगा, जिस तरह जस्टिस जवेद इकबाल थे इस तरह जस्टिस, तो इसलिए जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो समझे जा रहे हैं कि उनका नाम हो सकता है कि वो चेयरमैन नैब के तौर पर लिए जाएँ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की बहुत शदीद लहर आई हुई है, और इतनी शदीद लहर है कि हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, हुकूमत को IMF के मुआहदे पर अमल करना उनकी मजबूरी है, लेकिन उसके लिए मैकेनिज़्म जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो करना ज़रूरी था। अब आज को लाहे अमल देना है, और उस लाहे अमल के मुताबिक यानी वैसे प्रेडिक्शन करने वाले तो कहते हैं जी पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 23% तक जा सकती है अगले साल, और इसमें जो GDP है वो 3% रहेगा, और पाकिस्तान को तकरीबन 37 अरब डॉलर के कर्ज़े चाहिए होंगे एक साल में, जिसमें अब पिछले कर्ज़ों का सूद अदा करना और एक साथ अदा करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो मुल्क चलेगा यानी, और महंगाई 23% ये बड़ा हाई रेट है। इस वक्त तुर्की में इन्फ्लेशन 25% है, लेकिन तुर्की भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ना करें हम डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के सादगी और किफ़ायत शारी के ऊपर वाकई नेक नीति से अमल किया जाए और सारी कौम एक पेज पर आ जाए और खड़ी हो जाए कि जी हमने इसमें से निकलना है, तो फिर मुझे कोई शक नहीं कि इसमें से निकला जाए। बहुत से लोग इस पर शक का इजहार कर रहे हैं कि हम वो कौम नहीं है, हम यूँ हैं, हम वो, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। अगर पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है, ये सब चाहे तो पाकिस्तान को मिलकर सूरत हाल से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सियासतदान अपना खोया हुआ एतमाद बहाल करें, और इसमें जो इदारे हैं वो भी रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को वॉलंटियर करें। उनके ऊपर भी उनका भी बहुत बड़ा एक स्टेक है इसके अंदर। ऑस्टेरिटी में अगर वो अपना हिस्सा डालते हैं, पिछली दफ़ा भी मेरा ख्याल है डाला गया था, लेकिन वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बड़ा क्रिएट हुआ। तो अब चूँकि ये एक इसको अगर मुहिम या मिशन बना कर चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगले, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पेट्रोल कीमतें कम हो जाए, जब आलमी मंडी में कम होंगी तो हमारे यहाँ भी कम हो जाएंगी, लेकिन जब आपने कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, बाकायदा लिखत पढ़त कर ली, तो फिर उसके ऊपर आपको कारबंद रहना पड़ता है। तो जितनी जल्दी IMF के मुआहदे से आप निकल जाएंगे तो आप तरक्की की शाहराह पे दोबारा गामजन हो सके। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने ये खबर दी है कि 1 जुलाई से गैस महंगी हो जाएगी। सुई नादरन गैस के लिए यानी 45% और सुई सदरन के लिए 44% महंगी होगी। यानी गैस की कीमतों में इजाफे के लिए बाकायदा घंटी बजा दी गई है। और जुमेरात को यानी पिछले 2 दिन पहले ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। यानी 60 दिन हुए हुकूमत को आए हुए और 60 रुपये इजाफा हो चुका है, और अब गैस भी जो है महंगी हो रही है। तो ये इससे पहले भी 30 रुपये पेट्रोल महंगा किया था। तो पेट्रोल, बिजली और गैस, ये तीनों चीज़ें हैं जो कि बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की,
और अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो फिर इसका इम्पैक्ट आता है और महंगाई जो है वो बढ़ती है। उस महंगाई को, और महंगाई ये नहीं कि अकॉर्डिंगली बढ़ती है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जी पेट्रोल अगर 30 रुपये महंगा हुआ है तो किराया कितना बढ़ना। किराया ट्रांसपोर्ट की मर्ज़ी है, वो अगर 100 ले रहा था तो उसने कहा जी 200। गैस की कीमत 100% नहीं बढ़ी और पेट्रोल की कीमत 100% नहीं बढ़ी, बिजली 100% नहीं बढ़ी, लेकिन जो वसूलियाँ हैं वो 100% बढ़ जाती हैं। वो अचानक कीमत पता चलता है वो डबल हो गई है। और यानी हर चीज़, यानी फल भी इसमें शामिल है, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो उसका खर्चा डाला जाता है जी, वो गाड़ियाँ लेके आती हैं ट्रकों में माल बर्दारी के। थोड़ा सा अगर हुकूमत इसके ऊपर विजिलेंट होती और बैठ के इसके ऊपर प्लान करते कि जी हम जो महंगाई की लहर आएगी उसको कैसे कंट्रोल करना है। आपने लोगों को रिलीफ देने का तो सोच लिया, लेकिन ये जो किराए बढ़ गए हैं और हर चीज़ बढ़ गई है, इस पर तो कोई ना कोई तो उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ या हुकूमत इसके ऊपर अपना लाहेमल देगी। रही बात इसकी कि शहबाज शरीफ कोयटा गए और वहाँ उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। स्टाफ कॉलेज कोयटा से उन्होंने वहाँ जवानों से मिले भी, गुफ्तगू भी हुई और बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें ये नज़र आया कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है। और ये बात खान साहब के लिए ज़ाहिर है यकीनी तौर पे एक सदमे का बायस होगी, क्योंकि वो उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कराओ, जल्दी कराओ। तो इससे नहीं लगता कि वो इलेक्शन के लिए भी कोई भी तैयार है। हुकूमत और इदारे वो मिल के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। तो खान साहब की जो पैनिक है वो इस वजह से नहीं महंगाई हो रही, वो महंगाई की बड़ी बातें करें। कल उन्होंने कहा जी जुम्मे के बाद लोग बाहर निकले तो कोई नहीं निकला। कोई 20-25 लोग, कहीं 50 लोग, मम्मी डैडी लोग, जिनका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। कोई लिबर्टी खड़ा हो गया, मोमबत्ती वाली जो होते हैं वो मोमबत्ती माफिया टाइप। तो जिनके ऊपर फ़र्क पड़ा है, जिन पे इम्पैक्ट है, वो गरीब आदमी है, तो वो तो कहीं नहीं निकला। उसको तो पता है कि हमने बड़ी मुश्किल से खान साहब को भेजा था कि ये जान के थे अगली हुकूमत आएगी साढ़े को मसाइल हल होंगे, तो लेकिन जब उनकी मर्ज़ी की हुकूमत आई तो वो भी यही काम करी। तो अब वो बेचारे फंस गए हैं घूमे, नाराज़ हैं, गुस्सा है, लेकिन लोग अभी उस तरह अपने उसका एंगर का इजहार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपने पता तो है सबको हकायक क्या है, क्योंकि आजकल हकायक तो छुपाए जा नहीं सकते। वो IMF का जो मुआहिदा पब्लिक किया उसने और हकीकत खोल दी कि सब पिछली हुकूमत का किया धरा और इनको भुगतना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी नासर और हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। और जिस तरह साउथ कोरिया डिफ़ॉल्ट होकर निकल गया था, लोगों ने एहसास कर लिया, तो हमारे लोगों को भी इसका एहसास है। तो अल्लाह करे जब कौम एक हो जाएगी तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।